बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनीमिया। तो अनीमिया जो है ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी का। इस प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं उसमें प्लाज्मा वॉल्यूम 50% इंक्रीज़ हो जाता है, रेड सेल वॉल्यूम जो है वो 25% इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन जिसकी वजह से जो ना HB फॉल हो जाती है, उसकी वजह ये है कि हीमोडाइल्यूशन हो जाती है। ठीक है, MCV इंक्रीज़ हो जाता है सेकेंडरी टू एरिथ्रोपोइसिस, और MCSC जो है ना वो स्टेबल रहता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो फेरेटिन है ना, सीरम फेरेटिन और आयरन ये डिक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और आयरन रिक्वायरमेंट भी प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में 700 से लेके 1400 तक टोटल जो है ना आयरन रिक्वायरमेंट होती है, और आयरन एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। ठीक है, फोलेट रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जो है ना B12 का जो है ना कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ना ये, क्योंकि ये लीवर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, डेफिनेशन अब सबसे पहले जाती है। डेफिनेशन ये है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल इनसफिशिएंट टू मीट द बॉडी नीड्स। ठीक है, WHO ने बताया कि अगर जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 11 से कम HB हो, ठीक है, उसको अनीमिया लेबल करेंगे। सेकंड और थर्ड के अंदर जो है ना 10.5 से कम हो, और पोस्टमार्टम जो है ना लेस दैन जो है ना वो 10 हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये अनीमिया है। ठीक है, इंसिडेंस जो है ना वो 30 से लेके 50% तक है। आयरन डेफिशिएंसी 90% केसेस होता है, और फॉलेट जो है ना वो रिमेनिंग 5% होता है, और B12 जो होता है ना ये रेयर होता है। नेक्स्ट है कि क्लिनिकल फीचर जो है ना, इसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, इसको टायर्डनेस, डिजीनेस, पैल्पिटेशन, लिथार्जी और पैलर जो है अपरेंट पे होता है। स्क्रीनिंग पे आपने ना फुल ब्लड काउंट बुकिंग पे करना है, और इसके अलावा 28 वीक्स पे करना है। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी की जो है ना ये मोस्ट कॉमन काज है अनीमिया की। ठीक है, इसकी जो है ना कॉजेज हो सकते हैं मेंस्ट्रुएशन, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, पुअर इनटेक वगैरह। ठीक है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसमें ये करते हैं इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ द आयरन डिपेंडेंट इंजाइम्स, अल्ट्रेशन इन मसल फंक्शन एंड न्यूरोट्रांसमीटर और एपिथेलियल चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जिसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग लेबर ज़्यादा हो जाती है, PPH का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ना वो वुमेन विल नॉट टॉलरेट द ब्लड लॉस एज वेल, तो जैसे उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी पोस्टनेटली करनी पड़ती है। ठीक है, रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी IUGR जैसे कि हमने पहले बताया, और न्यूनेटल के आयरन स्टोर भी डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट और बिहेवियर चेंजेस आती हैं। ठीक है, डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, तो डायग्नोसिस एक तो ये कि मार्फोलॉजी पे होता है, जिसके अंदर जो है ना फुल ब्लड काउंट पे आप जो है ना MCV, MCH और MCSC देखते हैं, ये सब कुछ जो है ना वो डिक्रीज़ हुए होते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना वो सीरम फेरेटिन है। ठीक है, लेस दैन 15 जो है ना हाईली सेंसिटिव है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट में आ जाता है कि आपने ना सबसे पहले उसको ना ओरल आयरन थेरेपी देनी है। ठीक है, ओरल आयरन में वो कह रहे हैं कि ट्रायल ऑफ ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और इसमें आपने 2 वीक्स का जो है ना बाद उसका ट्रायल देना है। ठीक है, ओरल आयरन का मैक्सिमम जो इंक्रीज़ इन HB है ना 0.8 ग्राम पर डेसीलीटर पर वीक के हिसाब से। ठीक है, तो रिकमेंडेड डोज है कि 100 से लेके 200 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे हमें रिक्वायर होता है, और फेरस साल्ट जो है ना वो मोर एब्जॉर्बेबल है देन द फेरिक फॉर्म, इसलिए फेरस आपने देना है ओरल आयरन की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना आयरन के वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपने सब पेशेंट को ना विटामिन C साइमल्टेनियसली कहना है लेने को, ताकि जो है ना इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। आयरन को हमेशा जो है ना फ्रेश ऑरेंज जूस के साथ लेना चाहिए। ठीक है, तो 40% जो है ना रिस्क साइड इफ़ेक्ट्स का होता है, GIT और स्लो रिलीज प्रेपरेशन भी होते हैं, जिससे टॉलरेंस और कंप्लाइंस बढ़ जाती है। ठीक है, मोस्टली जो आयरन एब्जॉर्ब होता है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, IV आयरन अफेक्टिव है हीमाटोलॉजिकल इंडिसेस, अगर जो है ना नॉन कंप्लाइंट्स वगैरह और GIT साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आप जो है ना IV आयरन भी दे सकते हैं। IM इंजेक्शन भी होता है आयरन का, लेकिन वो ना लेस इफेक्टिव है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट ये हैं कि इससे जो है ना IV रूट और एनाफाइलेक्सिस वगैरह हो सकता है। जो IM इंजेक्शन होता है ना उसके साथ पेन होती है, स्टेनिंग ऑफ द स्किन हो सकती है। इसकी डोज हम कैलकुलेट करते हैं कि HB मल्टीप्लाई बाय द वेट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये IM आयरन के लिए होती है। ठीक है, IV आयरन जो होता है ना उसके फ्यूअर साइड इफेक्ट्स होते हैं। पैरेंटल आयरन जो है ना आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना है, और इसकी जो है ना टोटल बॉडी डोज इन सिंगल इन्फ्यूजन में आपने इसको देनी है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पे आप दे सकते हैं, लेकिन ये विदाउट रिस्क नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस का रिस्क होता है। ठीक है, तो इसके अलावा एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट भी होते हैं, जो आप किस किस में दे सकते हैं, क्रोनिक रीनल डिजीज़ वालों में दे सकते हैं, या लाइफ सेविंग जैसे कि जूबिस विटनेस जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डिक्लाइन करते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। पायरेटल आयरन यूली गिवन इन एडिशन टू एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस।
नेक्स्ट ये आ जाता है कि प्रिवेंशन और प्रोफाइलेक्सिस क्या है, तो इसमें पेशेंट को बैलेंस डाइट का बताना है, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करना है, हेल्थ एजुकेशन करनी है। गाइडलाइन ये कहती है, रिकमेंड करती है कि फेरेटिन शुड बी चेकड इन द प्रेगनेंसी इन नॉन एनीमिक वुमेन एड इंक्रीज रिस्क ऑफ आयरन डिप्लीशन। प्रीवियस एनीमिया हो उनके अंदर, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, कंसेक्टिव प्रेगनेंसी विद लेस देन 1 ईयर इंटरवल एंड वेजिटेरियन हो, ठीक है। अगर फेरेटिन लेस देन 30 है ना, तो डोज जो एटलीस्ट 65 mg एलिमेंटल आयरन कैन बी ऑफर्ड and full blood count and ferritin checked 8 weeks later. Thank you.